26 मार्च 1966 छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मौजूद बस्तर राजमहल में उस दिन माहौल काफी टेंस था। घने जंगलों से आए धुरुआ, गोंडा और मुरिया आदिवासी तीर धनुष और भाले के साथ महल की पहरेदारी कर रहे थे। वो किले के चप्पे चप्पे पर तैनात थे, ऐसी सुरक्षा कि परिंदा भी पर ना मार सके। आदिवासी औरतें और बच्चे महल के अंदर मौजूद थे ताकि अपने लीडर, अपने भगवान तुल्य राजा को मना सके कि किला छोड़ दे और जंगल की ओर भाग चले। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। पिछली रात से ही रायपुर और भोपाल से आए जवानों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर शुरू होती है फायरिंग। एक एक कर किले की सुरक्षा में खड़े आदिवासियों की लाशें गिरने लगती हैं। बस्तर के राजा के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड धुरुआ आदिवासियों को भी गोलियां लगती हैं। महल की दीवारों से लाशें ऐसे टपक रही थी मानो बारिश का पानी। महल के पोर्च पर खड़ा राजा ये सब देखकर अवाक हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं इसका अंदाजा तो था, लेकिन उसे यकीन था कि आदिवासियों को कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन राजा का ये यकीन धरा का धरा रह गया। वो कुछ आदिवासियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किले से बाहर भेजता है, लेकिन ताक लगाए बैठे जवान उन आदिवासियों पर लाठियां बरसाने लगते हैं। किले की पिछली दीवार फांदकर जंगल की ओर भागने वाले आदिवासियों की पीठ पर गोलियां चलाई जाती हैं। अपने देवता को साथ लेकर आए आदिवासी पूजा का जश्न छोड़कर मातम मनाने लगते हैं। महल के अंदर अफरा तफरी मची थी। तभी एक गोली पोर्च पर खड़े राजा के दाएं हाथ को चीरते हुए निकल जाती है। लहूलुहान राजा महल के अंदर दौड़ता है, एक बड़ा सा हॉल पार कर अपने बेडरूम तक पहुंचता है और बेसुध होकर बिस्तर पर निढाल हो जाता है। जानने वाले बताते हैं कि इसके बाद पुलिस महल के अंदर घुसती है, राजा के बेडरूम तक जाती है और बिस्तर पर निढाल पड़े राजा को गोलियों से भून डालती है। 2 दिन बाद शहर के पत्रकारों के साथ राजा के छोटे भाई को किले में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। राजा का पार्थिव देह हॉल में ही लिटाया गया था। पता चलता है कि राजा को 11 गोलियां मारी गई हैं। पूरा शरीर छलनी हो चुका है और इसी के साथ बस्तर के आखिरी राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की मौत की खबर चारों तरफ फैल जाती है। राजा को सिर्फ राजा नहीं, बल्कि अपना भगवान मानने वाला बस्तर का आदिवासी समाज टूट जाता है। लेकिन पुलिस की गोलियों के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता और चंद लोगों के सामने इस भगवान तुल्य राजा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इसी राजा के खात्मे के बाद से ही बस्तर के बुरे दिन शुरू हुए। बस्तर में नक्सल एक्टिविटी पनपी और वहां मौजूद अयस्कों का दोहन शुरू हुआ। किस्सा के इस एपिसोड में जानेंगे बस्तर के आखिरी राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की कहानी, जिनकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि बस्तर के आदिवासी आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। कैसे सदियों से चले आ रहे इस राजघराने के आखिरी राजा बने प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिनकी तत्कालीन कांग्रेस सरकार से दोस्ती और अदावत की कहानी छत्तीसगढ़ में काफी प्रचलित है। वो राजा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी सरकार से लड़ गया और आखिर में पुलिस की ही गोली का शिकार हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या के बाद ही बस्तर के आदिवासियों और सरकार के बीच ऐसी खाई बन गई जिसने आगे चलकर बस्तर में नक्सलवाद को पनपने का मौका दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है बस्तर के आखिरी राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का। साल 1316 वारंगल में काकतीय वंश का राज था और प्रताप देव राज्य की कमान संभाल रहे थे। लेकिन तभी 1316 में खिलजी की मौत के बाद उनकी सेना का कमांडर वारंगल पर कब्जा करने के लिए वहां अटैक कर देता है और प्रताप देव को बंदी बना लेता है। उलूग खान के इस हमले का जब प्रताप देव के भाई अनंत देव को पता चलता है तो वो अपने परिवार को लेकर दंडकारण्य के घने जंगलों की ओर निकल जाता है।
लोकोक्ति है कि इस दौरान जब अनंत देव का परिवार इंद्रावती नदी को पार कर रहा था, तब उसे एक देवी की मूर्ति मिलती है। राजा मूर्ति नदी से बाहर निकालता है, पूजा पाठ करता है, देवी प्रसन्न होती है और राजा को दर्शन देती है। राजा से कहती है, तू सीधा चलते जा, मैं तेरे पीछे चलूंगी। जहां भी तू जाएगा मेरे आशीर्वाद से हर राज्य जीतता जाएगा, लेकिन अगर तूने पलट कर मुझे देखने की कोशिश की तो मैं फिर तेरे साथ नहीं चलूंगी। जहां पलटा वहीं स्थापित हो जाऊंगी। अनंत देव मान जाता है और देवी के आशीर्वाद से वो कई राज्य जीतते हुए बारासूर तक पहुंच जाता है। वहां के राजा हरिश्चंद्र को हराकर बस्तर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब वहां से आगे बढ़ता है तब शंखनी डंकनी नदी के किनारे उसे देवी के पायल की आवाज आनी बंद हो जाती है। राजा शक से पीछे पलटकर देखता है तो देवी अपने वादे के मुताबिक वहीं पर स्थापित हो जाती हैं, आगे नहीं जाती। आज ये जगह दंतेश्वरी मंदिर के नाम से जानी जाती है। हालांकि ये एक लोकोक्ति है। एक और पौराणिक कहानी के मुताबिक इस जगह पर मां सती का दांत गिरा था। इस कारण ये 51वें शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ की देवी को दंतेश्वरी कहा जाता है। 1316 के बाद बस्तर में शुरू हुआ काकतीय डायनेस्टी का राज देश की आजादी तक चलता आया। यहाँ के आखिरी राजा हुए प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिनकी कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं। यहां तक हमने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब शुरू करते हैं प्रवीर चंद्र भंजदेव की कहानी। 1316 से 1750 तक बस्तर सीधे सीधे काकतीय डायनेस्टी के अधीन रहा, लेकिन 1750 में मराठाओं ने बस्तर पर अपना कब्जा कर लिया। राजपाट काकतीय डायनेस्टी के अधीन ही रहा, बस मराठा टैक्स वसूलते रहे। 1818 में हुए एंग्लो मराठा वॉर में मराठाओं की हार हुई और मराठाओं के दूसरे सभी राज्यों की तरह बस्तर पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेज बस्तर की जमीन से बहुत खुश थे। उन्हें धन के अलावा 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी: लोहा, कोयला, लकड़ी। ये तीनों चीजें भारी मात्रा में बस्तर में मौजूद थी। अंग्रेजों ने यहाँ प्लांट्स लगाए, आदिवासियों से मजदूरी करानी शुरू की, लेकिन बस्तर के आदिवासी देश के दूसरे लोगों से काफ़ी अलग थे। उनकी बोली अलग थी, उन्हें करेंसी में ट्रांजैक्शन करना नहीं आता था। वो घी के बदले शहद, धान के बदले ज्वार, फल के बदले सब्जी यानी बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनसे कैश में टैक्स वसूलना शुरू किया। टैक्स नहीं देने पर उन्हें टॉर्चर किया गया। बस्तर में तब राजा थे रुद्र प्रताप देव, जो कि अंग्रेजों के नीचे दबे हुए थे। आदिवासियों के हितों की रक्षा कर पाने में असमर्थ थे। ऐसे में गुस्साए आदिवासियों ने 1910 में आंदोलन कर दिया, जिसे हम भूमकाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। कांकेर से शुरू हुए इस विद्रोह का नेतृत्व किया आदिवासी नेता गुंडाधुर ने और फिर बस्तर राजा भी इस विद्रोह के सपोर्ट में आ गए। हालांकि आदिवासियों का गुरिल्ला वॉरफेयर और तीर धनुष अंग्रेजों के मॉडर्न वॉरफेयर और बंदूकों के सामने कमजोर साबित हुआ और इस आंदोलन को कुचल दिया गया। कहा जाता है कि यहीं से बस्तर के आदिवासियों के मन में अंग्रेजों और उनके साथ आए बाहरी लोगों के प्रति गुस्सा भर गया। अंग्रेज समझ गए थे बस्तर के आदिवासी अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत पूजते हैं। अगर आदिवासियों को कंट्रोल में करना है और बस्तर के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना है तो राजा को कब्जे में लेना होगा। बस्तर राज परिवार के मौजूदा वंशज कमल चंद्र भंजदेव से खबरगांव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनसे जो जानकारियां मिली वो जानकारियां हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बस्तर के राज परिवार के मौजूदा वंशज कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि अंग्रेजों ने बस्तर के राजा को अपने कंट्रोल में लेने के लिए प्लान बनाया। 1921 में जब बस्तर के तत्कालीन राजा रुद्र प्रताप देव का निधन हुआ, तब अंग्रेजों ने उनके बेटे को नहीं बल्कि बड़ी बेटी प्रफुल्ल कुमारी देवी को 1933 में बस्तर की गद्दी सौंपी और उनकी शादी कराई मयूर वंश रियासत के राजकुमार प्रफुल्ल कुमार से, जो कि ओडिशा में मौजूद एक रियासत थी। कमल चंद्र भंजदेव के मुताबिक अंग्रेजों का प्लान था कि प्रफुल्ल कुमारी राजगद्दी पर बैठेंगी और उनके चेहरे पर अंग्रेज बस्तर पर शासन करेंगे। प्लानिंग थी कि हैदराबाद के नवाब बेलाडीला में माइनिंग करेंगे, वहां से निकले लोहे और कोयले को विदेश में बेचा जाएगा, जिसकी कमाई नवाब अंग्रेजों को सौंपा करेंगे।
लेकिन प्रफुल्ल कुमारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बस्तर राज परिवार के वंशज कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि प्रफुल्ल कुमारी के इनकार के बाद अंग्रेजों ने प्रफुल्ल कुमारी की हत्या की साजिश की, जिससे जुड़े कुछ लेटर्स अब भी उनके पास मौजूद हैं। प्रफुल्ल कुमारी को अपेंडिक्स की शिकायत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें इलाज के लिए पहले रायपुर भेजा और वहां से सीधा लंदन भेज दिया। कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि लंदन में ऑपरेशन के वक्त साजिश के तहत रानी प्रफुल्ल कुमारी की गलत नस काट दी गई और इंटरनल ब्लीडिंग से रानी की मौत हो गई, जिसके बाद रानी को साजिश के तहत लंदन में ही दफन कर दिया गया, जिसका उस वक्त वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय राजघरानों के लोगों ने भी विरोध किया। तब कहीं जाकर प्रफुल्ल कुमारी की अस्थियां बस्तर भेजी गईं। यहीं से प्रवीर चंद्र भंजदेव का एपिसोड शुरू होता है। महारानी प्रफुल्ल कुमारी और उनके पति प्रफुल्ल कुमार के 4 बच्चे हुए। पहली थी बड़ी बेटी कमला देवी, दूसरे नंबर पर थे प्रवीर चंद्र भंजदेव, तीसरे थे विजय चंद्र और चौथी थी गीता देवी। गद्दी प्रथा के नियम के मुताबिक प्रफुल्ल कुमारी के निधन के बाद उनके पति प्रफुल्ल कुमार को सत्ता मिलनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने दांव चला। उन्होंने प्रफुल्ल कुमार को वापस उनकी मयूरभंज रियासत भेज दिया और 26 फरवरी 1936 को उनके बेटे प्रवीर चंद्र भंजदेव को बस्तर रियासत की गद्दी पर बिठा दिया गया। कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि प्रवीर चंद्र का जब राज तिलक हुआ था तब उनकी उम्र महज 6 साल की थी। अंग्रेजों ने प्रवीर चंद्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली ताकि उन्हें अंग्रेजी माहौल मिल सके। इसके पीछे वजह थी कि जब प्रवीर चंद्र सत्ता संभालने लायक हों तब उनके फैसले अंग्रेजों के हित में हों। प्रवीर चंद्र भंजदेव की शुरुआती पढ़ाई रायपुर के राजकुमार कॉलेज में हुई। फिर वहां से अंग्रेजों ने उन्हें लंदन भेज दिया और जब वो 18 साल के हुए तब उन्हें वापस बस्तर लाया गया ताकि वो सत्ता संभाल सके। लेकिन इस वक्त तक भारत के हालात बदल चुके थे। देश आजादी के मुहाने पर खड़ा था। अंग्रेजों ने प्रवीर चंद्र भंजदेव को बस्तर की सत्ता सौंपी और देश छोड़कर चले गए। सत्ता संभालने के बाद प्रवीर के सामने 2 सबसे बड़ी समस्याएं थी। भारत में विलय, नाराज आदिवासियों को मनाना। साल 1947 में जब सभी राज्य भारत में विलय के प्रोसेस में थे तब बस्तर रियासत के सामने दूसरी परेशानी खड़ी थी। प्रवीर चंद्र भारत में विलय के लिए तो तैयार थे, लेकिन हैदराबाद के नवाब ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। हैदराबाद के नवाब खुद तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि बस्तर रियासत भी उनका साथ दे और भारत में विलय से इनकार कर दे। कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि हैदराबाद के नवाब ने प्रवीर चंद्र पर अटैक करने की भी धमकी दी थी, लेकिन प्रवीर चंद्र ने भारत में विलय का फैसला लिया और हैदराबाद के दबाव में ना आते हुए पहले ही विलय के पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दिए और वो भी बिना किसी मूल भाव के। आजादी के बाद प्रवीर चंद्र को यकीन था कि नए भारत में बस्तर और वहां के आदिवासियों के हितों की बात होगी। बस्तर के संसाधनों का आदिवासियों के कल्याण में प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजादी से पहले जिस तरह से अंग्रेज बस्तर से लोहा, कोयला और बॉक्साइट निकाल रहे थे, आजादी के बाद ये दोहन वैसे के वैसा जारी रहा। प्रवीर चंद्र देव ने आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 1952 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तब प्रवीर चंद्र भंजदेव ने जगदलपुर की सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। वो बस्तर के कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने बस्तर में होने वाले खनन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति को कई लेटर्स लिखे, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और कुछ ही साल तक सत्ता में रहने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि इसके बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव ने पूरे बस्तर का दौरा करना शुरू कर दिया। वो गांव-गांव जाकर आदिवासियों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और उनसे कहते कि मैं आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ूंगा। आज बस्तर के जंगलों में गूंजने वाला नारा जल जंगल जमीन की लड़ाई 1950 के दशक में प्रवीर चंद्र भंजदेव का ही दिया हुआ नारा था। 3 मुख्य कारण सामने आए जिसके चलते प्रवीर चंद्र भंजदेव और उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार आमने सामने आ गई थी। पहला था प्रगति मैदान में हुआ जल जंगल जमीन का आंदोलन। जल जंगल जमीन बचाने की मांग को लेकर प्रवीर चंद्र भंजदेव ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया। पूरी की पूरी एक ट्रेन बुक की गई।
आदिवासियों को साथ लिया और पूरी ट्रेन भरकर दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंच गए, जहां उन्होंने आदिवासी वेशभूषा, तीर कमान और भाले के साथ प्रदर्शन किया। दूसरा कारण था धान पर बढ़े हुए टैक्स को लेकर किया गया प्रदर्शन। उस वक्त मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धान के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ प्रवीर चंद्र भंजदेव लोगों को साथ लेकर सड़क पर उतर आए और पूरे बस्तर में जोरदार प्रदर्शन किया। सत्ता से संघर्ष का तीसरा बड़ा कारण बना बेनाडीला आयरन माइंस। वैसे तो लोकल आदिवासी हमेशा से यहां से मिलने वाले लोहे या दूसरे खनिज से हथियार बनाते आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने ही यहां खनन शुरू किया था। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार इस माइन को नेशनलाइज करना चाहती थी, जबकि यह माइन बस्तर रियासत के अंदर आती थी। प्रवीर चंद्र भंजदेव चाहते थे कि इसको लेकर एक कॉरपोरेशन बनाया जाए और इसका मालिकाना हक वहां के लोकल आदिवासियों को दिया जाए। इन तीनों मुख्य मुद्दों के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार और प्रवीर चंद्र भंजदेव आमने सामने आए। कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि इस प्रदर्शन के बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव को राज्य विरोधी बता दिया गया। कहा गया कि वो सरकार के खिलाफ विद्रोह खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 जून 1953 को उनकी सारी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अटैच कर दी गई और तत्कालीन कलेक्टर को सौंप दी गई और उन्हें मिलने वाली प्रिवी पर्स पर भी रोक लगा दिया गया। उन्हें मानसिक रोगी घोषित कर स्विट्जरलैंड भेज दिया गया, जहां चली जांच के बाद उन्हें डॉक्टरों ने पूरी तरह से स्वस्थ पाया। जब प्रवीर चंद्र भंजदेव वापस बस्तर लौटे तो उन्होंने सत्ता के खिलाफ संघर्ष और तेज कर दिया। साल 1957 में जब मध्य प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, तब प्रवीर चंद्र भंजदेव ने खुले तौर पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और बस्तर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। इस चुनाव में प्रवीर चंद्र भंजदेव को सफलता भी मिली। 9 में से 8 सीटों पर उनके विधायक जीत कर आए, क्योंकि बस्तर के आदिवासी उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि भगवान तुल्य मानते थे। ऐसा क्यों था, आगे समझते हैं। अभी उनके सरकार के साथ अदावत की कहानी पूरी कर लेते हैं। कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि साल 1961 में बस्तर के लोहंडीगुड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम होना था। जंगलों से आदिवासी अपने देवता को लेकर यहां पहुंचे थे ताकि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सके। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रवीर चंद्र भंजदेव भोपाल गए थे। जब वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वापस लौटने लगे, तब तत्कालीन सरकार ने उनकी वापसी पर रोक लगा दी। कहा गया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। उन्हें लौटते वक्त 11-12 फरवरी 1961 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के जेल में नजरबंद कर दिया गया। इससे लोहंडीगुड़ा में जुटे आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। आदिवासियों ने पुलिस थाने पर तीर धनुष से अटैक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 12 आदिवासियों की मौत हो गई। इस घटना की याद में एक स्मारक बनाया गया, जो आज भी लोहंडीगुड़ा में मौजूद है। विरोध बढ़ता देख पार्लियामेंट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाया गया और एक रेजोल्यूशन पास कर प्रवीर चंद्र भंजदेव को बस्तर की गद्दी से हटा दिया गया। साथ ही उनके बस्तर के भूतपूर्व शासक होने की मान्यता भी खत्म कर दी गई और उनके छोटे भाई विजय चंद्र भंजदेव को बस्तर की गद्दी सौंप दी गई। हालांकि विजय चंद्र भंजदेव कभी गद्दी पर नहीं बैठे, ना ही वो कभी जगदलपुर के राजभवन में रहे। खैर, लोहंडीगुड़ा के कार्यक्रम के खत्म होने के बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव वापस बस्तर आ गए और अपने राजपाट के काम में लग गए। प्रवीर चंद्र के आंदोलन पर हिंसक होने के साथ साथ लोकतंत्र के प्रति असहिष्णु होने के आरोप भी लगते रहे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में जनता उनके सपोर्ट में खड़ी रही और इसी कारण शासक की मान्यता रद्द होने के बावजूद वो लगातार सरकार का विरोध करते रहे। 1962 में तीसरी बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भी बस्तर के अंदर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। कांकेर और बीजापुर को छोड़कर बस्तर की सभी सीटों पर प्रवीर चंद्र भंजदेव के कैंडिडेट्स चुनाव जीत कर आए। 30 जुलाई 1963 को प्रवीर चंद्र भंजदेव की संपत्ति को भी कोर्ट ऑफ वुड्स से मुक्त कर दिया गया। कांग्रेस के लीडर्स को आदिवासी अपने गांव से भगाने लगे।
प्रवीर चंद्र राज्य के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट नेता के तौर पर उभरने लगे। जानकार बताते हैं कि उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रवीर चंद्र भंजदेव पर राज्य विरोधी गतिविधियों और स्थानीय जनजातियों को उकसाने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने की प्लानिंग भी चलती थी, लेकिन लोकल धुरुआ आदिवासी धनुष बाण के साथ हमेशा राजा की रक्षा के लिए तैनात रहते थे। 1963 से 66 तक प्रवीर चंद्र भंजदेव ने बस्तर की जनता के लिए खूब आंदोलन किए। जनता को विश्वास हो गया कि उनकी सुनने वाला कोई तो है। लेकिन तभी वो दिन भी आया जब बस्तर पैलेस में गोलियां चली, जिसमें कई लोगों की जान गई और बस्तर का राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव भी मारा गया। क्या हुआ था 25 मार्च 1966 के दिन, वो भी जानते हैं। इसके पीछे दो कहानियां हैं। एक है सरकारी कहानी और दूसरी है प्रवीर के फॉलोअर्स द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी। पहले फॉलोअर्स वाली कहानी सुनते हैं। कमल चंद्र भंजदेव दावा करते हैं कि प्रवीर चंद्र भंजदेव से गुस्साई तत्कालीन कांग्रेस सरकार एक मौके की तलाश में थी ताकि प्रवीर को रास्ते से हटाया जा सके, और वो मौका उन्हें मिला 24 मार्च 1966 को। चैत्र और वैशाख के महीने में बस्तर के आदिवासी शिकार करने घने जंगलों में जाते थे, जिसे आखेट कहा जाता है। आखेट पर जाने से पहले राजा की आज्ञा लेनी होती थी। 25 मार्च की सुबह बड़ी संख्या में आदिवासी कोंटा, सुकमा, भैरमगढ़, गीदम, दंतेवाड़ा और कोंडा गांव जैसी जगहों से महल पहुंच रहे थे। साथ ही अपने साथ फसल के बीज भी लेकर आए थे, जिसकी वो आने वाले दिनों में खेती करने वाले थे। इन शिकारियों के पास अपने छोटे छोटे धनुष बाण भी थे, जिससे वो चिड़िया, खरगोश जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते थे। इस भीड़ को देखकर सरकार को मौका मिल गया। पुलिस ने आनन फानन में राजमहल को घेर लिया और सभी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। डरे हुए आदिवासी महल के अंदर चले गए और भगदड़ मच गई। कमल चंद्र भंजदेव का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के बाहर से आदिवासियों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई लोगों को गोलियां लगी। दोपहर को जब मामला थोड़ा शांत होता दिखा, पुलिस के आत्मसमर्पण की अनाउंसमेंट को सुनकर प्रवीर चंद्र ने करीब 150 महिलाओं और बच्चों को आत्मसमर्पण के लिए मना लिया। लेकिन जैसे ही ये महिलाएं और बच्चे महल से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन पर जमकर लाठियां बरसाई, जिससे आत्मसमर्पण का रास्ता भी बंद हो गया। अपनी रक्षा के लिए कुछ आदिवासी धनुष बाण से पुलिस पर अटैक करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे पुलिस महल के अंदर तक घुसती गई और राजा के कमरे तक पहुंचकर उन्हें गोली मार दी गई। राजा के फॉलोअर्स और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस दिन इतनी मौतें हुई थी कि लाशों को ट्रक में भरकर पुलिस ने ठिकाने लगाया था। लेकिन सरकारी कहानी का दावा थोड़ा अलग है। इस गोलीकांड के बाद सरकार ने जांच के लिए पांडे कमीशन बनाया था। एक जज के नेतृत्व में जांच हुई थी, जिसमें दावा किया गया कि इस गोलीकांड में राजा समेत कुल 11 लोगों की ही मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी उस दिन शिकार के लिए राजा की अनुमति लेने आ रहे थे। तभी एक विचाराधीन कैदी को लेकर जा रही पुलिस के साथ आदिवासियों के एक गुट की झड़प हो गई। आदिवासी आक्रामक हो गए और पुलिस पर तीर धनुष से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत भी हो गई। सभी आदिवासी शिकार की आज्ञा लेने जब राजा के महल आ गए, ऐसे में पुलिस ने पूरे महल को घेर लिया और आदिवासियों से आत्मसमर्पण की मांग करने लगे। लेकिन आदिवासियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि पुलिस के साथ उनकी झड़प शुरू हो गई। आदिवासियों के तीर भाले के हमले का जवाब पुलिस ने गोलियों से दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस गोलीकांड में राजमहल के अंदर राजा प्रवीर चंद्र समेत 11 लोगों की मौत हुई। पांडे कमीशन के सामने इस गोलीकांड के एक प्रत्यक्षदर्शी सिद्धू की भी गवाही हुई, जो कि प्रवीर चंद्र भंजदेव का घरेलू नौकर था, जो उस वक्त करीब 12 साल का था। जिस दिन महल में गोलियां चली, उस दिन वो राजा के साथ ही था। पांडे कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू बताते हैं कि महल की दीवारों से आदिवासियों की लाशें पानी की तरह टपक रही थीं।
प्रवीर चंद्र भंजदेव को पहली गोली उनके महल के पोर्च पर लगी, जहां दाएं हाथ को चीरते हुए गोली पार हो गई। लहूलुहान राजा अपने कमरे की ओर भागे और बिस्तर पर जाकर निढाल हो गए। सिद्धू की गवाही के मुताबिक राजा को उनके कमरे में गोली मारी गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 2 दिनों के लिए पूरे जगदलपुर शहर को बंद कर दिया गया। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि प्रवीर चंद्र के छोटे भाई को भी महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। 2 दिनों बाद पत्रकारों के साथ ही उन्हें भी महल के अंदर जाने दिया गया, जहां पता लगा कि राजा को करीब 11 गोलियां मारी गई थीं। सिर्फ राज परिवार के कुछ सदस्यों के और सरकारी अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच राजा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि कुछ आदिवासी शहर तक आए अपने भगवान तुल्य राजा को अंतिम विदाई देने के लिए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें शहर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी और इसी के साथ बस्तर के आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या कर दी गई। जांच में लिखा गया कि गोलीकांड में प्रवीर चंद्र भंजदेव को मिलाकर 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन लोकल्स का दावा अलग है। सिद्धू और कमलदेव भंज का दावा है कि गोलीकांड में बहुत सी मौतें हुई जिन्हें छिपा लिया गया। एक इंटरव्यू में बस्तर राज परिवार के सदस्यों ने दावा किया था, गोलीकांड के बाद जब 2 दिनों के लिए महल बंद था, शहर में कर्फ्यू के हालात थे, तब पुलिस ने गुपचुप तरीके से ट्रकों में भरकर लाशें ठिकाने लगाई थी। कुछ का दावा है कि लाशों को इंद्रावती नदी में बहा दिया गया था। कुछ का दावा है कि घने जंगल के अंदर रातों रात जला दिया गया। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आज तक इस मामले में किसी को दोषी नहीं पाया गया, ना ही घटना की पूरी जानकारी पब्लिक में मौजूद है। यह मुद्दा इंदिरा गांधी सरकार के वक्त तक सदन में उठा, जिसमें सरकारों ने जवाब देते हुए कहा था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी। यहां तक हमने प्रवीर चंद्र भंजदेव और सत्ता के बीच की अदावत की कहानी जान लिया कि कैसे प्रवीर चंद्र सत्ता से टकराए थे, संघर्ष हुआ और कैसे उनकी मौत हुई। लेकिन कुछ सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले, जैसे आदिवासी प्रवीर चंद्र भंजदेव को भगवान क्यों मानते थे, क्यों आज भी आदिवासियों के घरों में उनकी तस्वीर लगी हुई है, क्यों आज भी मां दंतेश्वरी के बगल में उनकी फोटो लगा उनकी पूजा की जाती है, और कैसे उनकी मृत्यु के बाद बस्तर में नक्सलवाद का उदय हुआ। जैसा कि वीडियो में हमने पहले भी बताया कि प्रवीर चंद्र भंजदेव को एक अंग्रेज दंपत्ति ने पाला था। उनकी पढ़ाई भी लंदन में हुई। ऐसे में सत्ता संभालने के शुरुआती दिनों में उन्हें हिंदी तक अच्छे से समझ नहीं आती थी। उनके लहजे में ब्रिटिश झलक थी। राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव बताते हैं कि प्रवीर चंद्र अजानुबाहु थे। अजानुबाहु यानी ऐसा इंसान जिसकी हथेलियां घुटनों तक आती हैं। आदिवासियों का मानना है कि प्रवीर चंद्र भगवान राम का अवतार थे, क्योंकि भगवान राम भी अजानुबाहु थे। प्रवीर चंद्र बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे और मां दंतेश्वरी के बहुत बड़े उपासक थे। उनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई थी। वो रोल्स रॉयस से चला करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया था। उन्होंने बाल बढ़ा लिए थे और धोती कुर्ता पहनकर चलते थे, जिसे पीतांबरी कहा जाता है। वो हर मंगलवार और शनिवार को महल में मां दंतेश्वरी की पूजा करते। उनके चाहने वाले मानते थे कि खुद मां दंतेश्वरी इस दिन उनके साथ होती और इन दिनों कोई भी उनसे मिलने महल नहीं जाया करता था। आदिवासियों के बीच मान्यता है कि वो सीधे मां दंतेश्वरी से बातें कर सकते थे। यही कारण था कि वो उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। हालांकि इसके पीछे की एक वजह यह भी थी कि वो आदिवासियों के हितों के लिए काम करते थे, जिसके चलते आदिवासी समाज में उन्हें पूजा जाने लगा और इन मान्यताओं के कारण आदिवासी समाज ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया था। आज तक बहुत से आदिवासी घरों में प्रवीर चंद्र भंजदेव की फोटो भगवान की तस्वीरों के साथ लगी रहती है। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में पूजा के दौरान आदिवासी समाज मां दंतेश्वरी की तस्वीर के बगल में प्रवीर चंद्र भंजदेव की तस्वीर लगाकर पूजता है। अब बात बस्तर में नक्सलवाद के उदय की। गोलीकांड के ठीक 1 साल बाद 1967 में बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ, जो फैलते फैलते छत्तीसगढ़ के जंगलों तक भी पहुंच गया। प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या के बाद आदिवासियों के मन में सरकार, सरकारी तंत्र और गैर आदिवासियों के प्रति काफी गुस्सा था, जिसका फायदा नक्सलियों ने उठाया।
प्रवीर चंद्र भंजदेव ने जिस जल जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ रखी थी, जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की वो बातें करते थे, नक्सलियों ने भी आदिवासियों को इसी लड़ाई के नाम पर बहला फुसलाकर अपनी मुहिम में उन्हें शामिल किया और बस्तर का इलाका रेड बेल्ट में शामिल हो गया। प्रवीर चंद्र भंजदेव के जाने के बाद बस्तर में ना सिर्फ नक्सलवाद पनपा बल्कि ईसाई धर्मांतरण भी काफी बढ़ा। जानकार बताते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी बस्तर में ईसाई मिशनरीज एक्टिव थे। उस वक्त डरा धमकाकर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता रहा, लेकिन आजादी के बाद आदिवासियों को बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर कन्वर्ट करवाया जाने लगा। प्रवीर चंद्र भंजदेव ने ईसाई मिशनरीज को बस्तर से बाहर का रास्ता दिखाया था। उन्होंने आदिवासियों को उनके पुराने पूजा पाठ के रिवाजों और उनके देवताओं को लेकर जागरूक किया था। लेकिन प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या के बाद बस्तर में तेजी से ईसाई मिशनरीज फैलते गए। आज आदिवासी बहुल बस्तर में सैकड़ों चर्च मौजूद हैं। बस्तर के पैलेस में आज भी राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की बड़ी सी तस्वीर मौजूद है। हर साल दशहरे के मौके पर महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले जाते हैं। लोग आते हैं, अपने भगवान तुल्य राजा की पूजा करते हैं। लेकिन अब भी एक सवाल जस का तस खड़ा है, क्या होता अगर प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या ना हुई होती? क्या बस्तर में जो माओवाद फैला वो ना फैलता? इसका जवाब हमारे लिए तो देना थोड़ा मुश्किल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था बस्तर के आखिरी राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव से जुड़ा पूरा किस्सा, जिसे लिखा था मेरे साथी हिमांशु ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया मेरे साथी सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।